चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक पर एक समग्र चर्चा करने जा रहा हूँ। केवल कुछ बातें मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बल्कि अधिगम अशक्तता की एक स्पष्ट समझ आप में आ सके, इस लेक्चर का ये उद्देश्य रहेगा। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, चाहे केंद्रीय शिक्षक पात्रता हो परीक्षा हो या अदर कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, अथवा बीएड डीएलएड इन सब की ही परीक्षा क्यों नहीं हो। और जो भी मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूँ इससे जुड़ा हुआ, वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है। यानी एनसीईआरटी जो बातें कर रही है, मैं उन्हीं बातों को इस लेक्चर में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग एक एक कर समझते हैं इससे जुड़े हुए टॉपिक को। सबसे पहला हम लोगों को ये समझना है कि अधिगम अशक्तता क्या है। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, आप देखे होंगे अपने परिवेश में ऐसे बच्चों को जो अधिगम के क्षेत्र में, ठीक है, कठिनाई महसूस करते हैं। किसी को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, कुछ बच्चे सही तरीके से बोल नहीं पाते, कुछ में अवधान की कमी होती है। यानी इस तरह से अधिगम दोष से युक्त बालक आपको आसपास दिखाई पड़ेंगे। और जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो वहाँ इस तरह के बच्चों से आपका सामना होगा। तो इन बच्चों को ही हम अधिगम अशक्तता वाला बालक कहते हैं। यानी ऐसे बालक जो कि सीखने के जो क्षेत्र हैं, चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो, सुनना हो, गणना करना हो न, तो उनमें यदि वह कठिनाई महसूस करते हैं, उससे रिलेटेड उसमें कुछ डिमेरिट है, तो ऐसे बच्चों को हम अधिगम अशक्तता वाला बच्चा कहते हैं। ठीक है। अब है कि ये जो अधिगम अशक्तता वाले बालक होते हैं, तो अधिगम अशक्तता का जो विकार बच्चों में आता है वो क्यों आता है। ठीक है। यानी बच्चे जो अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं, आखिर वे क्यों होते हैं। तो इसका कारण दो है। पहला कि जन्मजात इस तरह की अक्षमता ऐसे बालकों में निहित हो सकती है, अथवा जन्म के उपरांत परिवेश के प्रभाव से उस बालक का जो तंत्रिका तंत्र है, आप लोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम समझते हैं कि यह एक कोशिका का जाल है जो हमारे पूरी शरीर में फैला हुआ है, तंत्रिका कोशिका का जाल, जिसके माध्यम से संवेदना जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो हो सकता है कि परिवेश गत प्रभावों के कारण उस तंत्रिका तंत्र में असंतुलन आ गया हो, वह सही से काम नहीं कर रहा हो, तो इनके कारण भी अधिगम अशक्तता उत्पन्न हो सकती है। यानी दो कारण इसका हो सकता है, या तो जन्मजात कारण हो या परिवेशगत प्रभावों के कारण तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न होने वाला असंतुलन हो। तो इन दो कारणों से बच्चों में अधिगम अशक्तता आ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अधिगम अशक्तता वाले जो बालक हैं उनके लक्षण क्या है। आप मान लीजिए कक्षा में एक शिक्षक के रूप में
काम कर रहे हैं तो आप कैसे पहचान करेंगे कि फलाना बालक अधिगम अशक्तता वाला है या कि नहीं है। तो उनकी पहचान का एक तरीका है LSRW में दोष। L हो गया आपको लिसनिंग यानी सुनना, S हो गया स्पीकिंग बोलना, R हो गया रीडिंग पढ़ना और W हो गया राइटिंग लिखना। तो इसमें यदि आप डिमेरिट देख रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि ये बालक अधिगम अशक्तता से पीड़ित है। जो भी अधिगम अशक्तता से पीड़ित बालक होते हैं सामान्यतः उसमें अवधान से, अवधान माने ध्यान केंद्रित करना, इससे जुड़े हुए विकार आपको दिखलाई पड़ेंगे। ऐसे बालकों में स्थान और समय के समझदारी की कमी होती है। स्थान और समय का जो कंसेप्ट है उसमें वह गच्चा खाते हैं। साथ ही साथ ऐसे बालक में पेशीय समन्वय यानी मांसपेशियों का जो समन्वय है वो सही नहीं होता। ऐसे बालक शिक्षक द्वारा दिए गए मौखिक अनुदेशों का सही से पालन नहीं कर पाते। तो इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो बालक है वह अधिगम अशक्तता से क्या है, पीड़ित है। ये अधिगम अशक्तता वाले बालकों के लक्षण हो गए जिनसे आप उनका क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है कि अधिगम अशक्तता जो है वह मानसिक रोग होगा ऐसा हमेशा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अधिगम अशक्तता से पीड़ित बालक है तो वह मेंटल डिजीज से भी पीड़ित बालक होगा, मानसिक रोग से भी पीड़ित बालक होगा, ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मानसिक या शारीरिक विकारों से ग्रस्त बालक अधिगम अशक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। गणित की भाषा में हम ऐसे कहेंगे कि सभी अधिगम अशक्तता से पीड़ित बालक मानसिक या शारीरिक विकार से युक्त होंगे। यह कथन सही नहीं है, लेकिन मानसिक या शारीरिक विकारों से युक्त बालक में से कुछ बालकों में अधिगम अशक्तता के लक्षण दिखलाई पड़ सकते हैं। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अधिगम अशक्तता क्या है, अधिगम अशक्तता विकार उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं, अधिगम अशक्तता वाले बालक के लक्षण क्या है, अधिगम अशक्तता वाले बालक जो होते हैं क्या वे मानसिक या शारीरिक विकार से हमेशा युक्त होते हैं? नहीं, हमेशा युक्त नहीं हो सकते, लेकिन वह विकार जो है अधिगम अशक्तता का कारण बन सकता है। तो चलिए, इतनी बातों को समझने के उपरांत ये थोड़ा सा रटने वाला चीज है और दिमाग में समझने वाला भी क्या है, चीज है। यहाँ पर हमने प्रमुख अधिगम अशक्तता का जो एग्जाम्पल है वो दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एक बार आपको सीटीईटी के एग्जाम में 1 या 2 निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह हमको दिमाग में सेट रखना है। पहला है यहाँ पर डिसलेक्सिया, ना, डिसलेक्सिया। और यह जो है एक पठन संबंधी विकार है। ऐसे बालक जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं वह पुस्तकों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, अक्षरों को पहचानने में वह कठिनाई महसूस करते हैं। कभी कभी वह जो है पहला अक्षर देख करके ही अनुमान कर लेते हैं कि ये ही होगा। जैसे लौ से लकड़ी, लौ से लड़की, तो वह लौ देखा
तो उसके दिमाग में आ जाता है कि यह लकड़ी ही होगा, और लकड़ी वह पर भी देता है, लड़की को वह नहीं देखता कि लड़की है ना। तो ऐसे जो बालक हैं, यानी जो रीडिंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें डिसलेक्सिया नामक अधिगम अशक्तता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, कभी कभी डिस शब्द जो है हटा हुआ रहेगा, एलेक्सिया रहेगा। तो डिसलेक्सिया रहे कि एलेक्सिया रहे, वह पठन संबंधी विकार है। उसके बाद है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ग्राफिक्स ना, यह एक लेखन संबंधी विकार है। ऐसे बच्चे सुंदर अक्षर लिख नहीं पाते, या ऐसे बच्चे बर्तनी में जो है अशुद्धि कर जाते हैं। ठीक है, यानी डिसग्राफिया जो है वह आपको लेखन संबंधी विकार है। तो यदि डिसग्राफिया पूछे तो आपको कहना है लेखन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया या एलेक्सिया पूछे तो यह पठन संबंधी विकार है। उसके बाद देखिए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन माने गणना होता है। कैलकुलेशन मीन्स क्या होता है? गणना। तो जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चे होते, डिसकैलकुलिया से, तो उसमें गणना संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी डिमेरिट पाए जाते हैं। अर्थात गणितीय गणना जो है वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो आसान है, याद रहता ही है जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उनको। लेकिन यहां पर एक है आपको डिसफेसिया, फेस करना ना। तो डिसफेसिया वाले जो बच्चे होते हैं उसमें बोलने से जुड़ा हुआ विकार होता है। ध्यान रखिएगा, डिसफेसिया नामक बच्चे में बोलने से जुड़ा हुआ विकार होता है। इसको आप डिस्फेजिया भी कह सकते हैं। और इसी से रिलेटेड है अफेजिया। इसी से रिलेटेड क्या है? अफेजिया। अफेजिया जो है भाषा संबंधी विकार है, और डिस्फेजिया आपको वह भी भाषा या बोलने संबंधी विकार है। एक है आपको डिस्प्रेक्सिया, और कभी कभी डिस्प्रेक्सिया के बदले में आपको अप्रेक्सिया भी लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे बच्चों में लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया भी लेखन से जुड़ा हुआ विकार है, और डिस्प्रेक्सिया भी लेखन और चित्रांकन से जुड़ा हुआ विकार है। उसके बाद है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया ये बर्तनी से जुड़ा हुआ क्या है? विकार है। ऐसे बच्चे कदुर्घी का की, कहर्षी का की में अंतर नहीं कर पाते, यानी बर्तनी से जुड़ा हुआ दोष डिसऑर्थोग्राफिया वाले बच्चे में पाया जाता है। और एक लास्ट में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ना, ऑडियो से ऑडिटरी बना है, तो ऑडियो माने ध्वनि। तो ऐसे बच्चे जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित जो बच्चे हैं उसमें श्रवण संबंधी, सुनने से जुड़ा हुआ विकार पाया जाता है। तो इस इनको स्क्रीनशॉट हो सकता है तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और ये जो है इसको हमेशा दिमाग में क्या रखिए? सेट रखिए। और ये भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जब भी लेक्चर देखते हैं मेरा, तो एक कॉपी कलम अपने पास रखिए। जो बातें याद रखने की है भविष्य के लिए, तो उनको आप कॉपी पर नोट भी करते चलिए, तो बहुत ही बेहतर लगेगा। अब कोरोना संकट है, अभी तो यही वर्चुअल क्लास ही एक आसरा है। अपनी पढ़ाई को जारी रखने का, और जारी रखना ही पड़ेगा। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। और इस तरह का जो लेक्चर मैं कल से आप लोगों को दे रहा हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।